अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज स्टूडेंट हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 11 हीट के अंदर है। स्पेसिफिक हीट पढ़ेंगे, हम हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे, लैटेंट हीट पढ़ेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट पढ़ेंगे। काफ़ी कुछ टॉपिक हम आज क्लास में कवर करेंगे। बात स्टार्ट होगी स्टूडेंट हीट की टाइप से कि हीट हमारे पास किस किस फॉर्म में पाई जाती है। तो आपको यहाँ मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूँ कि हीट स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको दो हिस्सों में पढ़ाऊँगा। एक होती है सेंसिबल हीट और एक होती है लैटेंट हीट। ठीक है, इन दोनों हीट्स में क्या फ़र्क है ये आपने समझना है पहले कि व्हाट डज दिस सेंसिबल हीट मीन्स एंड लैटेंट हीट। ठीक है, सेंसिबल हीट स्टूडेंट्स वो हीट होती है जिसमें बॉडी जो भी हीट ऐड करती है अपने अंदर, एब्जॉर्ब करती है, उसके नतीजे में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, यानी ड्यू टू सेंसिबल हीट, ठीक है, ड्यू टू सेंसिबल हीट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विल इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, अगर हीट निकलेगी, हीट ऐड होगी, तो उसके नतीजे में अगर सेंसिबल हीट होगी तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक सिस्टम लेता हूँ। मैंने एक सिस्टम लिया है ये, इस सिस्टम को मैं Q अमाउंट ऑफ हीट दे रहा हूँ। मैंने Q1 कहता हूँ इसको तो क्या आपको समझ में आए, Q1 अमाउंट ऑफ हीट दे रहा हूँ। उसके नतीजे में क्या हुआ, इस बॉडी का टेम्परेचर, इस सिस्टम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसका मतलब है मेरे हीट देने पर टेम्परेचर में चेंज आया है। इस सिस्टम को, ये सिस्टम है, इस सिस्टम को हीट देने पर टेम्परेचर में चेंज आया है। देयर इज़ अ डेल्टा इन अ टेम्परेचर। डेल्टा मीन्स देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर अकर व्हेन द हीट इज़ एब्जॉर्ब और एडिड इन अ सिस्टम। जब मैंने ये हीट सिस्टम में ऐड की है तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा है। इसका मतलब इस हीट का ताल्लुक सेंसिबल फैमिली से है। ठीक है, सेंसिबल एंड लेटेंट। सेंसिबल हीट वो होती है जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देती है। अब आप कहेंगे सर कम कैसे हो सकता है बॉडी का टेम्परेचर। अगर ये एग्जाम्पल मैं यूँ कर लूँ कि मेरी बॉडी का टेम्परेचर, सिस्टम का टेम्परेचर 60 था और सिस्टम का टेम्परेचर 60 से 30 हो गया, टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ। ठीक है, जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो आपकी हीट क्या होगी, सिस्टम से एग्जिट होगी, सिस्टम से रिजेक्ट हो जाएगी। अब हीट जो है सिस्टम में ऐड हो या सिस्टम से रिजेक्ट हो, अगर उस हीट की वजह से आपके सिस्टम का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, सिस्टम बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, इसका मतलब वो जो हीट रिजेक्ट हुई है या हीट ऐड हुई है वो हीट आपके पास सेंसिबल हीट है। नाउ कमिंग टू लेटेंट साइड। लेटेंट हीट किसे कहते हैं, बिलफर्स, इसको दोबारा सिस्टम में अज्यूम कर लेते हैं। ये मेरे पास एक सिस्टम है, मैं इसको एक Q हीट दे रहा हूँ, इसको Q2 कह देते हैं हम। ठीक है, अब अगर मैं Q हीट दे रहा हूँ, इस Q हीट देने के नतीजे में अगर इसका टेम्परेचर 30 है या फॉर एग्जांपल इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो हीट देने के बाद भी 0 ही रहेगा। इट मीन्स देयर इज़ नो टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर क्या होता है, जब हम ऐसी कोई हीट दें कि आपका टेम्परेचर ना बढ़े लेकिन क्या चेंज हो जाए, फेज़ चेंज हो जाए। ठीक है, फेज़ का मतलब है सॉलिड, लिक्विड, गैस। आपके पास 3 फेज़ होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अगर आप किसी सिस्टम को हीट दें और फॉर एग्जांपल सिस्टम में आपका सॉलिड है तो हीट लेने के बाद सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, आप सबको पता है वाली बात। ठीक है, अगर ये सिस्टम में सॉलिड है, ये हीट लेकर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और अगर ये लिक्विड है तो लिक्विड हीट लेकर गैसियस फेज में चेंज हो जाएगा। 3 फेज़ हैं आपके पास, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फेज। ऐसी हीट जो सिस्टम में जाकर सिस्टम में मौजूद, ठीक है, सिस्टम में मौजूद फ्लूइड का या सिस्टम में मौजूद जो भी आप वर्किंग सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं उस वर्किंग सब्सटेंस का फेज़ चेंज कर दे विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर, उस हीट को कहते हैं हम लेटेंट हीट। ठीक है स्टूडेंट, ब्रीफली मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज की क्लास में मैंने यही टॉपिक कवर करना है कि सेंसिबल हीट हमारे पास कौन सी होती है, हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट है, मोलर हीट कैपेसिटी है। लेटेंट हीट में हमारे पास फिर 2 टाइप्स होती हैं। ठीक है, इसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है। दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और शुरू में मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाह रहा था कि आपको फंडामेंटल या बेसिक लेवल से पता हो कि हीट हमारे पास सेंसिबल टाइप हो सकती है या लेटेंट टाइप हो सकती है। सेंसिबल हुई तो टेम्परेचर में चेंज आएगा,
हीट देने पर, ठीक है। लैटेंट हीट तो टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा, बट चेंज इन फेस आप लिख सकते हैं, चेंज इन फेस विल अकर। हीट देने पर फेस में चेंज आएगा, यानी हीट देने पर सॉलिड या तो लिक्विड हो जाएगा, या लिक्विड है तो वो गैस हो जाएगा। और जब लिक्विड गैस हो रहा हो या सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो, तो उस टाइम पर स्टूडेंट टेम्परेचर में चेंज नहीं होता। ऐसे वक्त में जो हीट जा रही होगी वो लेटेंट का नाम देते हैं हम उसे। लेटेंट इज़ दैट अमाउंट ऑफ हीट ड्यू टू विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट राइज और डज नॉट फॉल, बट द फेज ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस में चेंज, ठीक है। अब मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ अपना लेक्चर हीट कैपेसिटी से। व्हाट इज़ हीट कैपेसिटी? तो देखिए स्टूडेंट, हीट कैपेसिटी इज़ द अमाउंट ऑफ हीट। अमाउंट ऑफ हीट का मतलब अमाउंट ऑफ क्यू अमाउंट ऑफ हीट। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। अब आपको मेरी बात याद आई कि सर ने कहा था कि जो भी हीट टेम्परेचर को रेज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है वो सेंसिबल हीट होती है। इसका मतलब ये है कि आप कहेंगे सर हीट कैपेसिटी एक सेंसिबल हीट होगी, क्योंकि उसमें टेम्परेचर हमारा चेंज हो रहा है। तो यही बात मैं आपको थोड़ी पहले समझा रहा था, इसलिए मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पहले दिया कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो अमाउंट ऑफ हीट दैट इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, यानी कंप्लीट बॉडी। एक कंप्लीट बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है कि उसका यूनिट डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए, यानी 1 डिग्री टेम्परेचर, चाहे वो आप केल्विन में कंसिडर करें, चाहे आप डिग्री सेल्सियस में कंसिडर करें, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1/1 यूनिट डिग्री, ठीक है, बाई यूनिट डिग्री, यूनिट मीन्स 1 डिग्री। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए किसी भी बॉडी का जो हीट आपको दरकार है, हीट आपको रिक्वायर्ड है, उस अमाउंट ऑफ हीट को कहते हैं हम हीट कैपेसिटी, ठीक है स्टूडेंट। हीट कैपेसिटी का सिंबल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इसका सिंबल है सी, स्मॉल सी पे आप बार का निशान बना दें तो इसका ये सिंबल बन जाएगा। मैं यहाँ इसका फॉर्मूला लिखूँगा। फॉर्मूला कह रहा है कि हीट कैपेसिटी इज सी बार, हीट कैपेसिटी इज़ अमाउंट ऑफ हीट क्या है स्टूडेंट्स? क्यू। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री, बाय 1 यूनिट डिग्री, ठीक है। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, यानी आप कह सकते हैं कि अगर मैं किसी सिस्टम को एक हीट दे रहा हूँ, उस हीट देने के नतीजे में उस सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ रहा है, इसका मतलब है वो उसकी हीट कैपेसिटी है, ठीक है। ये देखें, ये मैंने एक सिस्टम की डायग्राम बनाई है, ये मेरे पास एक सिस्टम है और मैं इसको हीट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे सप्लाई की है हीट इज़ डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू सप्लाई करने पर सपोज करें बिफोर हीटिंग इस बॉडी का टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस, एंड आफ्टर एडिंग क्यू अमाउंट ऑफ हीट, आफ्टर सप्लाइंग क्यू अमाउंट ऑफ हीट टू द सिस्टम, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रेज हुआ और कितना बढ़ गया? बाय 1 डिग्री। इसका मतलब है कि अब जो ये क्यू है वो बेसिकली मेरे पास हीट कैपेसिटी है। फॉर एग्जांपल मैं यूँ बताता हूँ आपको, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हमने क्या बताया? डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी। मैं आपसे कहूँ डेल्टा क्यू आपने 500 जूल जिसे दिए, बिलफर्ज आपने समझा कि मैंने इसको 500 जूल्स दिए हैं। ये जो ब्लॉक है ये मेरे पास आयरन का बना हुआ है, ठीक है, और मैंने आयरन के ब्लॉक को, क्योंकि हीट कैपेसिटी मटेरियल पे डिपेंड करती है, हर मटेरियल की अपनी हीट कैपेसिटी होती है, आयरन की अलग होगी, कॉपर की अलग होगी, एल्युमिनियम की अलग, ब्रास की अलग, हर एलिमेंट अपने एतबार से हीट लेगा और अपने एतबार से जो है वो 1 डिग्री टेम्परेचर, यूनिट डिग्री टेम्परेचर आपका बढ़ाएगा। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि आयरन का ब्लॉक है, आयरन के ब्लॉक को मैंने 500 जूल्स फराहम की है। 500 जूल्स देने के बाद उसका टेम्परेचर 30 से 31 हो गया। तो अगर मैं पूछूँ इसमें मेरा बताएं डेल्टा टी कितना हुआ, तो आप कहेंगे सर डेल्टा टी इसमें तो 1 डिग्री हुआ, 1 केल्विन कर दो, 1 डिग्री सेल्सियस कर दो, ठीक है। अगर इसको आप केल्विन में भी कन्वर्ट कर लें स्टूडेंट कि सर ये इसमें 273 ऐड करें, इसमें भी 273 ऐड करें और दोनों को माइनस करवाएं, तब भी आपका आंसर 1 डिग्री 1 केल्विन ही आएगा, क्योंकि डेल्टा टी के लिए लाजमी नहीं है कि आप सेल्सियस में रखें या केल्विन में रखें, आपका आंसर डिफर करेगा। इट डजेंट मैटर कि आप उसको सेल्सियस में रखें या केल्विन में रखें, डेल्टा टी का आंसर हमेशा एक ही आएगा, ठीक है स्टूडेंट। आप कर भी सकते हैं अपने घर पे इसकी एग्जांपल। अब मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको, जब मैंने डेल्टा टी निकाला इसका तो मेरा आंसर 1 आया, तो इसका मतलब 500 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 500 जूल्स पर डिग्री सेल्सियस। दिस इज़ बेसिकली, आप क्या कहेंगे सर मुझे
500 क्या किसका आंसर है? हीट कैपेसिटी का। 500 इज दैट अमाउंट ऑफ हीट, 500 जूल्स पर डिग्री सेल्सियस इज दैट अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एन आयरन ब्लॉक। चूँकि मेरे पास बॉडी नहीं है, मेरा आयरन ब्लॉक है, मैं एग्जाम्पल से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आप क्या कहेंगे? सर 500 जूल्स पर डिग्री सेल्सियस इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एन आयरन ब्लॉक बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आयरन ब्लॉक को 500 जूल्स चाहिए होंगे। अगर मैं पूछूं बेटा बताएं, अगर 2 डिग्री बढ़ाना हो तो आप कहेंगे सर 1000 जूल्स चाहिए, अगर 3 डिग्री बढ़ाना हो तो 1500 जूल्स चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आप ये बात समझ गए हैं कि जब भी हमें 1 यूनिट डिग्री बढ़ाना होगा अपने बॉडी का टेम्परेचर, किसी भी बॉडी का, तो हमें जो हीट दरकार होगी, हमें जो हीट रिक्वायर्ड होगी, उस हीट को हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। ठीक है, पूरी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, पूरी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए होती है वो हमारे पास हीट कैपेसिटी होती है। ठीक है स्टूडेंट, अब चाहें तो आप इसका यूनिट भी यहाँ पर मैं मेंशन कर दूँगा आपको। इसका जो यूनिट है वो भी आप चाहें तो अपने पास मेंशन कर लें। C डैश का यूनिट होता है जूल्स पर डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हो आप, और जूल्स पर आप इसको केल्विन भी कह सकते हैं, जूल्स पर केल्विन। ये दोनों आपके पास स्टूडेंट यूनिट हो जाएंगे किसके? हीट कैपेसिटी के। अब मैं चलूँगा हीट कैपेसिटी के बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की तरफ। Specific heat capacity is that amount of heat, students. Specific heat capacity is also the amount of heat required to raise the temperature. फिर से आप कहेंगे सर हीट कैपेसिटी हो या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो, दोनों वो अमाउंट ऑफ हीट हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं हमें क्या करने के लिए? टू रेज द टेम्परेचर। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब ये भी एक सेंसिबल हीट है क्योंकि इसमें हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा और हमें ये हीट चाहिए होती है टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। व्हेन एवर हीट इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर और टू चेंज द टेम्परेचर, इट मस्ट बी अ सेंसिबल हीट। सो यू कैन से दैट स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी बोथ आर द सेंसिबल हीट्स। ठीक है, आइए अगर ये भी रेस करना है इसमें टेम्परेचर, इसमें भी रेस करना है, तो दोनों में फ़र्क क्या है ये हम देखेंगे। स्पेसिफिक का मतलब होता है मोर स्पेसिफिकली। ठीक है, क्या मतलब है देखें, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास। ये बहुत अहम बात है और यही डिफरेंस है बिटवीन स्पेसिफिक हीट एंड हीट कैपेसिटी। ठीक है, ऑफ अ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू यूनिट डिग्री ऑफ टेम्परेचर, आइदर इट इज़ 1 डिग्री सेल्सियस और आइदर इट इज़ 1 केल्विन। ठीक है, वो अमाउंट ऑफ हीट जो पूरी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा दे उसे हम कहते हैं हीट कैपेसिटी पूरी बॉडी का। लेकिन इस पूरी बॉडी में फॉर एग्जांपल 10 किलोग्राम है, 100 किलोग्राम है, 500 किलोग्राम्स हैं, इस पूरी बॉडी के 1 किलोग्राम का यूनिट मास, द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास, किसी बड़ी सी बॉडी का 1 यूनिट मास यानी 1 kg, 1 kg किसी भी सब्सटेंस के 1 kg का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए बाय अ यूनिट डिग्री, 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट दरकार होती है, जो रिक्वायर्ड होती है, उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इसका फॉर्मूला भी देख लें आप लोग। फॉर्मूला अगर मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यहाँ पे मेंशन करूँ तो स्टूडेंट देखें, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सी से, इसको स्मॉल सी कैप से, इसको स्मॉल सी से। ठीक है, स्मॉल सी इज इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड यानी डेल्टा क्यू टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास। ठीक है, बाय 1 डिग्री सेल्सियस और बाय 1 केल्विन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला ये बन गया। और अब अगर मैं आपसे यूनिट पूछूं कि बताएं यूनिट क्या होगा, तो आप देखें इसका यूनिट होगा मेरे पास हीट सप्लाइड का यूनिट होता है जूल्स, मास इज m इज मास एंड m का यूनिट मास का यूनिट होता है आपके पास kg। तो जूल्स पर kg पर डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी चाहे तो आपका डिग्री सेल्सियस में हो, चाहे तो आप इसे केल्विन में मेजर करें तो आपको बन जाएगा जूल्स पर kg पर केल्विन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2 यूनिट्स हैं आपके पास हीट कैपेसिटी के, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के
और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को आप स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, कैपिटल सी नहीं, स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, जबकि इसको स्मॉल सी बार से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब इसको ज़रा एग्जांपल में भी डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे एक बॉडी की पूरी बॉडी को हीट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है वो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा होगी। यानी आयरन ब्लॉक की बात करूँ तो एक आयरन ब्लॉक को एग्जांपल लेते हैं हम कि ये आयरन ब्लॉक जो आपके सामने है इस वक्त, ये है 5 kg का, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि स्टूडेंट ये 5 kg का आयरन ब्लॉक था और इस पूरे आयरन ब्लॉक का टेम्परेचर 30 से 31 यानी 1 यूनिट डिग्री राइज करने के लिए, 1 डिग्री राइज करने के लिए इस पूरे आयरन ब्लॉक का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए जो हीट आपको चाहिए थी वो थी 500 जूल्स, जबकि इसका मास है 5 kg। मैंने ऐसे ही बताया आपको रैंडमली कि 5 kg मैं इसका मास रख रहा हूँ, ठीक है। यानी पूरे के पूरे 5 kg का, पूरे के पूरे 5 kg का आयरन ब्लॉक है, उसका टेम्परेचर यानी 5 kg 5 kg का टेम्परेचर आप 30 से 31 करने के लिए आपको जो हीट चाहिए वो 50 जूल्स पर डिग्री सेल्सियस है। ये ज़्यादा होती है हमेशा क्या, हीट कैपेसिटी। अब मैं अगर बात करूँ कि बताएं मुझे पूरे ब्लॉक का नहीं पूछना आपसे, मुझे पर यूनिट मास का पूछना है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर आपको चाहिए C। यानी मैं क्या मालूम करना चाह रहा हूँ, मैं ये मालूम करना चाह रहा हूँ कि कितना हीट मुझे चाहिए टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री और बाय 1 केल्विन ऑफ अ यूनिट मास ऑफ अ आयरन ब्लॉक। यानी इसके 1 kg को कितना हीट चाहिए होगा, तो आप बोलेंगे सर सिंपल फॉर्मूला है, और फॉर्मूला ये है कि आप डेल्टा Q M डेल्टा T आप इसमें वैल्यूज पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने कहा सर 500 जूल्स हमने इसको सप्लाई किया था पूरे ब्लॉक को, जिससे पूरे ब्लॉक का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा है। डेल्टा T आपका हो गया 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मास आप कहेंगे सर मैंने तो पूरे ब्लॉक को हीट किया था, जब इसके 1 किलोग्राम के बारे में निकालेंगे तो आप डिवाइड बाय 5 ज़रूर करेंगे, क्योंकि 500 जूल्स चाहिए थी 5 kg को, 1 kg को कितने जूल्स चाहिए होगी, तो आप कहेंगे सर वी रिक्वायर्ड 100 जूल्स पर kg डिग्री सेल्सियस, क्योंकि टेम्परेचर मेरा डिग्री सेल्सियस में। लिहाजा आप देखें जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, मैंने एक ही एग्जांपल में दोनों निकाला है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, आप किसी शक में ना रहें कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। मैंने एक ही एग्जांपल में दोनों चीज़ें निकाली हैं, C बार भी निकाला है और स्मॉल c भी निकाला है, यानी हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इससे आपको अंदाज़ा ये हुआ स्टूडेंट, हीट कैपेसिटी हमेशा ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि हीट कैपेसिटी का मतलब होता है पूरी बॉडी को कितना हीट दें कि उस पूरी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाए। लेकिन इसके बरक्स अगर आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को देखेंगे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहती है कि पूरी बॉडी को नहीं बढ़ाना हमने, पूरी बॉडी के 1 किलोग्राम का यूनिट मास इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक। जहाँ स्पेसिफिक का नाम आ जाए वहाँ आप समझ जाएं कि आपने यूनिट मास का जिक्र करना है। इसका मतलब है कि पूरी बॉडी के 1 किलोग्राम को कितनी हीट चाहिए, जाहिर सी बात है वो कम चाहिए होगी। अगर पूरी बॉडी को हीट करना है तो ज़्यादा हीट चाहिए होगी, अगर पूरी बॉडी के 1 किलोग्राम को हीट करना है तो कम हीट चाहिए होगी। तो आप देख सकते हैं मैंने कहा था आयरन ब्लॉक 5 kg का है। अगर 5 kg को हीट करने के लिए, हीट से मुराद उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आपको 500 जूल चाहिए थी, तो 1 kg के लिए कितनी चाहिए होगी, आपने डिवाइड बाई 5 किया, आपका आंसर आया 100 जूल्स पर kg केल्विन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछेगा तो आप बताएंगे सिर्फ मास का डिफरेंस है, इसमें हम पर यूनिट मास निकालते हैं, इसे हम पर यूनिट मास नहीं निकालते, ठीक है। और अभी हाथ के हाथ मैं आप दोनों को इसका रिलेशन भी बता दूंगा, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अभी चलते हैं इसके रिलेशन पे, जो कि शायद आपको नज़र भी आ चुका है बोर्ड पे, और मैं इसको अभी डिटेल में यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ। ये देखें स्टूडेंट, रिलेशनशिप बिटवीन C bar एंड स्मॉल c, दिस इज़ हीट कैपेसिटी एंड दिस इज़ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब देखें, सिंस वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, आप चाहें तो पूरी डेफिनेशन भी कॉपी कर सकते हैं। वी नो दैट कि C जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो बराबर होता है डेल्टा Q डिवाइडेड बाय M डेल्टा T, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस इज़ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, वापस से मैंने वहाँ लिख दिया है। अब हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये देखें, स्मॉल c इज़ इक्वल टू 1/m, मैंने मास को अलग कर दिया स्टूडेंट, और यहाँ पर डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T को मैंने अलग कर दिया। बात एक ये सिर्फ मैंने यहाँ पर शो किया कि 1/m अलग है और डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T अलग है। अब ज़रा स्टूडेंट आप गौर से देखें कि जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसका होता है,
since we know that delta Q upon delta T, change in heat divided by temperature, or you can say that the heat required to raise the temperature of a whole body by unit degree, वो कहलाता है हीट कैपेसिटी। तो आप यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हैं कि सिंस वी नो दैट जो सी डैश होता है वो बराबर होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी के, लिहाजा अब जहाँ जहाँ आपके पास डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी है वहाँ आप सी डैश लगा सकते हैं। लिहाजा फाइनल रिलेशन ये बनेगा सी बराबर है सी डैश अपॉन एम के, ये रिलेशन है। और आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि C dash is equal to m small c, which represents that heat capacity is equal to mass of the body multiplied by specific heat. For example देता हूँ स्टूडेंट मैं आपको कि एक बॉडी है, मैं यहाँ पे बॉडी बनाते हैं हम इसको, ये मैंने आपके सामने बॉडी बनाई है, ये बॉडी है, मैं कहता हूँ ये बॉडी का मास है 10 kg, और मैं आपसे कहता हूँ कि स्टूडेंट्स इस बॉडी के 1 किलोग्राम को हीट करने के लिए, 1 किलोग्राम का मतलब है स्पेसिफिक हीट यूनिट मास, मैं कहूँ इस बॉडी के 1 किलोग्राम को हीट करने के लिए मुझे 100 जूल्स चाहिए हैं, 100 जूल्स पर केजी केल्विन। ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको किसकी वैल्यू दी है, मैंने आपको दिया है स्पेसिफिक हीट, क्योंकि यूनिट देखें आप, यूनिट में केजी है, केजी किसके यूनिट में होता है, स्पेसिफिक हीट के। इसका मतलब है रिप्रेजेंटेशन भी मैंने स्मॉल सी यूज़ की है विच इज़ ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मैंने कहा कि ये बॉडी है, ये ब्लॉक है जिसका मास 10 kg है, लेकिन इसके 1 kg को का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 1 kg का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए वो 100 जूल्स है। अगर मैं आपसे पूछूं बताएं बेटा अगर पूरी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना तो कितनी हीट चाहिए होगी, तो आप कहेंगे सर ये 1 यूनिट मास का ही हीट है, आप इसको मास, टोटल मास से मल्टीप्लाई कर दें। तो बेसिकली आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आप कहेंगे कि सर हम अगर मास 10 kg को अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज अ टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास, इट मीन स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज़ 1000 जूल्स पर केजी पर केल्विन आएगा। केजी कट जाएगा, मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास हीट कैपेसिटी का जो आंसर है वो स्टूडेंट्स 1000 जूल आएगा। इसका मतलब है यू रिक्वायर्ड 1000 जूल्स, ठीक है, पर केल्विन to increase the temperature of this block of 10 kg. But if you want to increase the temperature of 1 kg, then you have to divide delta C bar, आपको C bar को डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, तो फिर से आपके पास 100 आ जाएगा, दैट इज़ स्पेसिफिक हीट। तो स्टूडेंट ये रिलेशन था आपका स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी के दरमियान। आप ये दो बातें याद रखेंगे, ठीक है, और चाहें तो पूरा इस रिलेशन को आप याद रखें क्योंकि शॉर्ट डेरिवेशंस है और ये अक्सर एग्जाम में एग्जामिनर पूछ लेता है। अब चलते हैं हम स्टूडेंट मोलर हीट कैपेसिटी की तरफ। अब स्टूडेंट्स हमने तीसरी चीज़ जो डिस्कस करनी है वो आपसे मोलर हीट कैपेसिटी को डिस्कस करना है। व्हाट इज़ मोलर हीट कैपेसिटी? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। चैप्टर नंबर 11 हीट के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप ये समझें इसको बहुत अच्छे तरीके से। अमाउंट ऑफ हीट, फिर से आप देखें तीनों हीट को मैं इसलिए आपके सामने वाजे कर रहा हूँ कि तीनों वो हीट्स हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं हमें टू रेज अ टेम्परेचर, ठीक है। This heat is also required to raise the temperature, this is also required to raise the temperature, and this is also the heat which is required to raise the temperature, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों की तीनों, चाहे वो हीट कैपेसिटी हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो या मोलर हीट कैपेसिटी हो, तीनों की तीनों आपके पास सेंसिबल हीट में काउंट होंगी, क्योंकि तीनों में आप टेम्परेचर को रेज कर रहे हैं। टेम्परेचर जब भी चेंज होगा किसी भी हीट से तो वो हीट हमारे पास सेंसिबल हीट होगी, लिहाजा मोलर हीट कैपेसिटी भी हमारे पास सेंसिबल हीट है। एंड ये किसका टेम्परेचर बढ़ाती है बाय 1 डिग्री? ये बढ़ाती है 1 मोल, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का टेम्परेचर, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए जो हीट चाहिए होती है वो हमारे पास इस मोलर हीट कैपेसिटी होती है। इसका जो सिंबल है वो है कैपिटल सी, देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स, ये स्मॉल सी कैप था, स्मॉल सी बार था, ये स्मॉल सी था और ये है कैपिटल सी। कैपिटल सी इज़ रिप्रेजेंटेड द मोलर हीट कैपेसिटी एंड द फॉर्मूला इज़ कैपिटल सी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। मोल को रिप्रेजेंट किया गया है n से, आप देख सकते हैं जो n है वो है नंबर ऑफ मोल्स, जबकि डेल्टा टी आपको पता है वो टेम्परेचर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मास था क्योंकि यूनिट मास का जिक्र किया गया, लेकिन यहाँ पर मोल्स हैं,
क्योंकि हम यहाँ पर मोल का जिक्र कर रहे हैं कि एक मोल किसी भी गैस का, किसी भी सब्सटेंस का एक मोल की अगर मैं 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना चाहूँ तो उसे मैं क्या कहूँगा, उसे मैं कहूँगा मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको यहाँ पे एक और चीज़ बतानी है कि मोलर हीट कैपेसिटी यानी सी 2 किस्म के होते हैं, ठीक है, जो आप पढ़ेंगे अपने कोर्स में। एक है आपके पास CP, एन है आपके पास CV। आपने इससे परेशान नहीं होना, एक ही चीज़ है दोनों, बस प्रोसेस चेंज हो जाएगा। दिस इज़ द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड दिस इज़ द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी जब आपके सिस्टम का, जब आपके जो भी आप सिस्टम में प्रोसेस करवा रहे हैं उस प्रोसेस में आपके सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट होगा अगर, तो जो हीट सप्लाई की जा रही होगी यानी सी जो सप्लाई की जा रही होगी एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, वो आपके पास मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कहलाएगी। और अगर आपके सिस्टम का वॉल्यूम जो है वो फिक्स है, वॉल्यूम कांस्टेंट है आपके सिस्टम का, जिसमें आपकी गैस है और आप उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, तब जो हीट आप सप्लाई करेंगे अपने सिस्टम को एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, तो जो मोलर स्पेसिफिक हीट होगी, मोलर हीट कैपेसिटी होगी, वो आपकी CV कहलाएगी, क्योंकि वो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपका प्रोसेस होगा, इसलिए लिहाजा उसे हम CV कहेंगे। अगर स्टूडेंट आपसे ये भी पूछा जाए कि डिफ़ाइन करें व्हाट इज़ CP, तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। CP के लिए एग्जैक्टली आप डेफिनेशन यूज़ करें, CP इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट रिक्वायर्ड है हमें किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, वो हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है। और इसी तरह अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करेंगे तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी of a 1 mole of a substance by 1 degree is known as molar heat capacity at constant volume। यहाँ पर स्टूडेंट हमने तीनों की तीनों अपनी सेंसिबल हीट को हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। अब मैं जाऊँगा लैटेंट हीट की तरफ। लैटेंट हीट पे बात करते हैं स्टूडेंट। व्हाट इज़ लैटेंट हीट, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लैटेंट हीट वो हीट होती है दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट और द फेज ऑफ अ सब्सटेंस। तो देखिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले लैटेंट हीट को डिफाइन किया है। इट इज़ द क्वान्टिटी ऑफ हीट, वो अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर्ड हो टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर। इट मीन्स इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता, यानी डेल्टा T मैंने आपसे कहा था 0 होगा, जबकि इसमें सिर्फ और सिर्फ फेज चेंज होता है। इससे पहले जो हमने हीट्स पढ़ी, स्पेसिफिक हीट हो, हीट कैपेसिटी हो या मोलर हीट कैपेसिटी हो, उन सब में टेम्परेचर राइज की बात की जाती थी, लिहाजा वो सेंसिबल हीट थी। लैटेंट हीट वो होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज होती है बॉडी की। हमारे पास स्टूडेंट्स 2 लैटेंट हीट होती हैं, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को हम HF से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है, आपको नाम से ही अंदाज़ा हो रहा है कि लैटेंट हीट वो हीट जो स्टेट चेंज करे, कौन सी, फ्यूजन। फ्यूजन मीन्स सॉलिड टू लिक्विड। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया गया है, वो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। जाहिर सी बात है, जब कोई लिक्विड, कोई सॉलिड जब मेल्ट होता है स्टूडेंट्स, तो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे होता है, विदाउट मेल्टिंग पॉइंट वो मेल्ट नहीं होता। जब किसी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट रीच करेगा तो वो सारे का सारा मेल्ट हो जाएगा, और जब तक वो पूरा मेल्ट नहीं होता उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। इट मीन्स द हीट सप्लाइड टू अ बॉडी ऑन विच इट कन्वर्ट्स इट्स स्टेट, वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाए और अपना टेम्परेचर चेंज ना करे, तो वो जो अमाउंट ऑफ हीट आपने सप्लाई किया है वो कहलाएगा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फॉर्मूला है स्टूडेंट इसका HF इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन M, बिकॉज इट इज़ अ हीट पर यूनिट मास, लिहाजा इसको डेल्टा Q अपॉन M से रिप्रेजेंट करते हैं HF को, और इसका यूनिट जो है आपके पास आएगा जूल्स पर kg। इसी तरह स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ाया, वैसे ही लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, बस फ़र्क इसमें क्या है कि इट इज़ ऑल्सो द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड। ये चेंज करेगा लिक्विड को वेपर्स में, जबकि यहाँ पर ये कन्वर्ट कर रहा था सॉलिड को लिक्विड में। लिहाजा स्टूडेंट आपने समझना है, फ्यूजन का मतलब सॉलिड से लिक्विड में ले आए, और वेपराइजेशन का मतलब लिक्विड से वेपर्स में ले जाए एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मेल्ट, सॉलिड हमेशा मेल्ट होगा मेल्टिंग पॉइंट पर, लिक्विड हमेशा बॉयल होगा बॉइलिंग पॉइंट पर, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। सेम डेफिनेशन है स्टूडेंट, यानी टेम्परेचर का चेंज किए बिना अगर हमारी जो बॉडी है, जो सब्सटेंस आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो लिक्विड है सॉलिड है, अगर वो विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर अपना स्टेट चेंज कर देता है, तो इसका मतलब है कि उसने जो हीट एब्जॉर्ब की है वो हीट लैटेंट हीट है। अगर वो लिक्विड से गैस में गया है तो वो वेपराइजेशन बन जाएगी।
अगर वो सॉलिड से लिक्विड में गया है तो वही जो हीट है आपकी वो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बन जाएगी। हमारे पास अगर मैं वाटर की एग्जांपल लूँ तो वाटर के पास दोनों हीट्स होती हैं, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी। तो यहाँ हमने ये सीखा स्टूडेंट्स के वाटर अगर मैं एग्जांपल लूँ तो वाटर पहले आइस होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, देन वो वाटर में कन्वर्ट होता है अपॉन मेल्टिंग। आइस को मेल्ट करेंगे वो वाटर बन जाएगा, वाटर को हीट करेंगे और तो वो बॉयल होकर स्टीम बन जाएगा। इट मीन्स देयर इज़ अ फेज चेंज, देयर इज़ अ स्टेट चेंज इन दिस प्रोसेस। सॉलिड से लिक्विड में भी आएगा, लिक्विड से गैस में बनेगा। इन दोनों में जो हीट रिक्वायर्ड होगी स्टूडेंट वो आपके पास लैटेंट हीट होगी। जब वो आइस से वाटर में कन्वर्ट होगा तो आप लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फराम कर रहे होगे, यानी इसको मेल्ट कर रहे होगे बाय गिविंग द हीट। एंड जब आप वाटर से स्टीम में कन्वर्ट यानी इसको बॉयल कर रहे होगे तो जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करोगे वाटर को वो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आप उसे देंगे। स्टूडेंट्स अब यहाँ तक मैं इस क्लास को रखूँगा। इसी क्लास के नेक्स्ट पार्ट के अंदर पार्ट नंबर 2 में आप दूसरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें मैं इस पूरे चार्ट को एक्सप्लेन करूँगा, इस ग्राफ को आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा कैसे वाटर का टेम्परेचर -4 पे अगर मैं आइस को लेता हूँ और -4 से मैं अबव 100 जाता हूँ तो वाटर का बिहेवियर क्या होता है और कब वाटर कौन कौन सी हीट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं ये ग्राफ एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिटेल में। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।